दोस्तों बायोलॉजी सुपर फास्ट रिवीजन में है फंजाई चैप्टर की दूसरी सीरीज है। इसमें आज हम लोग 20 अति महत्वपूर्ण सवालों का हल सहित पूरा विस्तार भी देखेंगे। दोस्तों अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं तो भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। किसी भी सवाल का उत्तर बताने के साथ साथ हम उसका कंसेप्ट भी बताते हैं, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और कमेंट करके जरूर बताइए कि कितने सवाल आप मेरे बिना बताए भी हल कर सकते थे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, एक एक सवाल देख लेते हैं। तो इसमें देखिए जो पहला सवाल है वो है निम्न में से कौन सा जलीय कवक है। दोस्तों आपको बता दें कि कवक तो स्थलीय होते हैं, लेकिन अगर कवक जलीय है तो एक तरह से इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्पेशल है। तो यही पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कवक जलीय है। तो देखिए जो पहला है वह है सैप्रोलेग्निया, दूसरा है राइजोपस, तीसरा है पेनिसिलियम, चौथा है मार्केला। तो दोस्तों आपको बता दें कि सैप्रोलेग्निया एक ऐसा कवक है जो कि जलीय होता है। इस विकल्प के अंतर्गत सैप्रोलेग्निया जो कवक है वह जलीय होता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक अम्ल एस्परजिलस नाइगर से उत्पादित नहीं होता है। देखिए मैं कई बार आपको बता चुका हूं, नहीं का ध्यान आप जरूर दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा एग्जाम में। तो कौन सा ऐसा अम्ल है पूछा जा रहा है जो कि एस्परजिलस नाइगर या नाइजर से प्राप्त नहीं होता है। तो चार अम्ल का नाम दिया गया है। पहला है सिट्रिक अम्ल, दूसरा है ग्लूकोनिक अम्ल, तीसरा है गैलिक अम्ल और चौथा है ऑक्जेलिक अम्ल। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो तीन अम्ल दिए गए हैं, पहला जो सिट्रिक अम्ल और दूसरा ग्लूकोनिक अम्ल और चौथा जो है ऑक्जेलिक अम्ल, ये तीनों एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त होते हैं। इसमें जो गैलिक अम्ल है वह एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, सी वाला। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था कौन सी है। तो पहला है एम्ब्रेसिएला, दूसरा है पेजाइजा, तीसरा है एस्कोबोलस, चौथा है मार्केला। तो इसमें जो पहला विकल्प है एम्ब्रेसिएला वही सही है। एम्ब्रेसिएला जो है वो एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था है। बाकी इसके अलावा जो तीन विकल्प दिए गए हैं पेजाइजा और एस्कोबोलस, मार्केला, ये अलग तीनों फंजाई हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्न में से कौन सा एक कवक उपयोगी है। तो चार कवक के नाम दिए गए हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कवक जैविक नियंत्रण में उपयोगी है। जैविक नियंत्रण क्या होता है, तो अन्य जो कवक होते हैं उनके द्वारा फैलाई गई बीमारियों को रोकने का काम करता है। तो यही पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कवक है जो अन्य कवक के द्वारा फैलाई गई बीमारियों को रोकने का काम करता है, और इसी को जैविक नियंत्रण भी कहते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला विकल्प है पेनिसिलियम नोटेटम, दूसरा है फाइटोप्थोरा पैरासिटिका और तीसरा है ट्राइकोडर्मा विरिडे, चौथा है म्यूकर म्यूसिडो। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है वही सही है, ट्राइकोडर्मा विरिडे। ट्राइकोडर्मा विरिडे जो फंजाई है यह अन्य फंजाइयों के द्वारा फैलाए जाने वाली बीमारियों पर कंट्रोल करता है, यानी कि उनका नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम का वह भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है वह है एक, यानी कि वह क्या है, यानी कि मशरूम का या फिर कुकुरमुत्ता का या फिर इसके अलावा एगरिकस का जो भाग ऊपर दिखाई देता है जमीन के ऊपर उसे क्या कहते हैं। तो चार विकल्प में दिया गया है। पहला है जाइगोस्पोर, दूसरा है बेसिडियोकार्प, तीसरा है एस्कोकार्प, चौथा है एस्कोगोनियम। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प यानी बी वाला ऑप्शन है वही सही है, बेसिडियोकार्प। यानी मशरूम या फिर कुकुरमुत्ता का जो ऊपर वाला जमीन के ऊपर भाग दिखाई देता है उसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। इस तरह का आप छतरी जैसी स्ट्रक्चर देखे हैं, इस तरह की छतरी जैसी स्ट्रक्चर होती है मशरूम में ऊपर या कुकुरमुत्ता में, इसको बेसिडियोकार्प कहते हैं। बाकी इनका जो हाइफा है वो नीचे जमीन के अंदर होता है। तो क्लियर हो गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पादपों का फफूंदीय रोग है, यानी जो कौन सा इसमें से रोग है जो पौधों का फंजाई द्वारा फैलाया गया रोग है, यानी फंगल डिजीज है। फफूंदीय रोग का मतलब क्या है, फंगल डिजीज। तो पहला इसमें है ककड़ी का मोजैक, इसे इंग्लिश में आप समझेंगे तो काफी आसान रहेगा, कुकुम्बर मोजैक। मोजैक डिजीज आपको पता है कि वायरस के द्वारा फैलाई जाती है, तो पहला विकल्प तो ऑलरेडी गलत है। दूसरा है फायर ब्लाइट ऑफ पियर, यह बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है, बैक्टीरियल डिजीज है, तो यह भी गलत है।
तीसरा है क्राउन गाल, यह भी बैक्टीरिया के द्वारा काज की जाने वाली बीमारी है। चौथा जो है एप्पल स्कैब, यही सही है, यानी कि एप्पल स्कैब जो डिजीज है यह फंगल डिजीज है या फफूंदीय रोग है, तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली के टिक्का रोग का कारक है, यानी जो मूंगफली में टिक्का रोग होता है, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, किसके द्वारा काज किया जाता है? तो 4 फंजाई का नाम नीचे दिया गया है। पहला है फ्यूजेरियम, दूसरा है कोलेटोट्राइकम, तीसरा है अल्टरनेरिया, चौथा है सर्कोस्पोरा। तो आपको बता दें यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, सर्कोस्पोरा फंजाई के द्वारा मूंगफली का टिक्का रोग होता है, आपसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच कर रहा है, यानी कि मिल रहा है। तो एक तरफ देखिए बीमारी का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ पैथोजन का नाम दिया गया है। इधर देखिए बीमारी का नाम दिया गया है और इधर पैथोजन का नाम दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि कौन कौन से पेयर हैं जो करेक्टली मैच कर रहे हैं। तो एक से अधिक पेयर भी मैच कर सकते हैं, क्योंकि नीचे आप देख रहे हैं कि विकल्प में ए बी सी ए सी डी यानी कि 3-3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 3 पेयर इसमें से मैच करते होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा पेयर मैच कर रहा है। पहला देखिए इसमें क्या है, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, और इसके पैथोजन का नाम दिया गया है जैंथोमोनास मालवेसेरम, यह तो करेक्टली मैच कर रहा है, यानी कि पहला जो है वो मैच कर रहा है। दूसरा है विल्ट ऑफ कॉटन, यानी जो विल्ट ऑफ कॉटन डिजीज है वह किसके द्वारा फैलाई जाती है? तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम द्वारा। तो यह भी सही है, क्योंकि विल्ट ऑफ कॉटन फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा फैलाई जाती है। बाकी तीसरा जो दिया गया है लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, और उसमें लिखा गया है अल्टरनेरिया लाइनाई, यह देखिए मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि जो लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन है वह अल्टरनेरिया लाइनाई के द्वारा नहीं काज किया जाता है, बल्कि यह जो है अल्टरनेरिया मैक्रोस्पोरा के द्वारा काज किया जाता है। अगर यहाँ लाइनाई की जगह पर मैक्रोस्पोरा लिखा होता तो यह भी मैच करता, लेकिन यह तीसरा मैच नहीं कर रहा है। बाकी चौथा है रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, कोलिटोट्राइकम फैल्केटम के द्वारा ही फैलाया जाता है, तो यह भी मैच कर रहा है, यानी कि ए बी और डी मैच कर रहा है, सी वाला मैच नहीं कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि किस विकल्प में ए बी डी है। तो पहले हम देखिए ए बी सी है, तो इसका मतलब ये गलत है। दूसरे विकल्प में ए सी डी है, तो ये भी गलत है। तीसरे विकल्प में है ए बी डी, यानी कि यही विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही है सी वाला ए बी डी, इसमें भी लिखा है ए बी डी, यानी कि तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। चौथे में बी सी डी है, तो ये भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमंग द फॉलोइंग द पेयर नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ पर भी आप देखिए ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन नहीं मैच कर रहा है। तो पहला देखिए क्या है, पाइथियम, और उसके सामने लिखा गया है डैम्पिंग ऑफ, यानी पाइथियम फंजाई के द्वारा डैम्पिंग ऑफ डिजीज होती है, यह एकदम करेक्टली मैच कर रहा है। दूसरा है फ्यूजेरियम, इसके सामने लिखा गया है विल्ट डिजीज, तो यह भी एकदम करेक्टली मैच कर रहा है। और तीसरा है अल्टरनेरिया, इसके सामने लिखा गया अर्ली ब्लाइट डिजीज, यह भी करेक्टली मैच कर रहा है। और आपसे पूछा गया नॉट मैच, यानी कौन नहीं करेक्टली मैच कर रहा है, तो अस्टिलागो के सामने लिखा गया है बंट डिजीज, यह करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि अस्टिलागो से बंट डिजीज नहीं होती है बल्कि स्मट डिजीज होती है, यानी अस्टिलागो के द्वारा बंट डिजीज नहीं होती है, स्मट डिजीज होती है, स्मट डिजीज होती है। अगर बंट की जगह स्मट लिखा रहता तो ये भी करेक्टली मैच करता, तो डी वाला करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंगल कोशिकाओं को अभिरंजित किया जाता है, यानी जो फंगल कोशिकाएं होती हैं उसे किस चीज से अभिरंजित किया जाता है। अभिरंजित करने का मतलब स्टेन करना, प्रयोगशाला में स्टेन करके कोशिकाओं को देखा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर फंगल कोशिका है तो उसे किसके द्वारा कलर किया जाता है, किसके द्वारा स्टेन किया जाता है या अभिरंजित किया जाता है, क्योंकि अभिरंजित करके ही कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है प्रयोगशाला में। तो पहला विकल्प है आयोडीन द्वारा, दूसरा है कॉटन ब्लू द्वारा, तीसरा है लैक्टोफेनॉल द्वारा, चौथा है सेफ्रेनिन द्वारा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है, कॉटन ब्लू द्वारा। तो फंगल कोशिकाओं को किसके द्वारा अभिरंजित या किसके द्वारा स्टेन किया जाता है, तो कॉटन ब्लू के द्वारा। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अल्फा टॉक्सिन उत्पन्न होता है, यानी जो अल्फा टॉक्सिन है वह किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो पहला है वायरस द्वारा, दूसरा कवक द्वारा यानी फंजाई द्वारा, तीसरा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया द्वारा, चौथा है निमेटोड द्वारा। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, कवक द्वारा या फंगस द्वारा। तो अल्फा टॉक्सिन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? फंगस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रैकेट फंजाई शामिल की गई है, यानी कि जो ब्रैकेट फंजाई है वह किसमें शामिल की गई है? तो पहला है ड्यूटेरोमाइसिटीज, दूसरा है बेसिडियोमाइसिटीज, तीसरा है फाइकोमाइसिटीज, चौथा है एस्कोमाइसिटीज। तो आपको बता दें ब्रैकेट फंजाई को बेसिडियोमाइसिटीज में शामिल किया गया है। ब्रैकेट फंजाई को पफ बाल फंजाई भी कहते हैं, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई इम्परफेक्टाई में अभाव होता है। फंजाई इम्परफेक्टाई को ड्यूटेरोमाइसिटीज भी कहते हैं, यानी कि ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, यानी परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट यानी कि इनकम्प्लीट है। तो क्या चीज नहीं होता है, क्या चीज का अभाव होता है जिसकी वजह से इसे फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं? तो पहला विकल्प इसमें है कवक तंतुओं का अभाव, दूसरा है बीजाणुओं का अभाव यानी कि स्पोर नहीं होते हैं, और तीसरा विकल्प है अलैंगिक जनन का अभाव यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और चौथा विकल्प है लैंगिक जनन का अभाव यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों बता दें कि फंजाई इम्परफेक्टाई में आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो फंजाई इम्परफेक्टाई में लैंगिक जनन का अभाव होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है, चौथा विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक धानीय संयुग्मन सामान्यतः पाया जाता है, यानी कि गैमिटेंजियल कॉपुलेशन इज कॉमन इन। नीचे 4 समूह दिया गया है फंजाई का, पूछा जा रहा है किसमें युग्मक धानीय संयुग्मन यानी कि गैमिटेंजियल कॉपुलेशन पाया जाता है? तो इसमें पहला विकल्प है एस्कोमाइसिटीज में, दूसरा है जाइगोमाइसिटीज में, तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज में, और चौथा है ड्यूटेरोमाइसिटीज में। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यानी कि दूसरा विकल्प सही है, जाइगोमाइसिटीज में। जाइगोमाइसिटीज में गैमिटेंजियल कॉपुलेशन पाया जाता है। आपको इसमें बता दें कि जब 2 गैमिटेंजिया कांटेक्ट में आ जाते हैं, यानी 2 युग्मक धानी कांटेक्ट में आते हैं, तो यहाँ पर इनके बीच की वॉल डिजॉल्व हो जाती है और दोनों गैमिटेंजिया के अंदर जो गैमीट होते हैं यानी युग्मक धानी के अंदर युग्मक होते हैं, वो दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं। इस चीज को कहते हैं गैमिटेंजियल कांटेक्ट या गैमिटेंजियल कॉपुलेशन कहते हैं, और यह मुख्य रूप से जाइगोमाइसिटीज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोपस किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? यानी जो राइजोपस फंजाई है वो किसके अंतर्गत रखा जाता है, किस क्लास के अंतर्गत रखा गया है? तो पहला है एस्कोमाइसिटीज, दूसरा है फाइकोमाइसिटीज, तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज, और चौथा है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो आपको बता दें जो राइजोपस है वह फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत रखा गया है। राइजोपस एक सैप्रोफाइटिक फंजाई है, यानी कि मृत कोशिकाओं पर यह अपना पोषण करती है, और इसे ब्रेड मोल्ड या फिर ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए कि राइजोपस फंजाई को फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत रखा जाता है, और यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्ब्यूगो होता है, यानी कि एल्ब्यूगो कैसा होता है? तो ऑब्लिगेट अंतरा कोशिकीय रोगजनक। देखिए हिंदी में आप इसे नहीं समझ पाएंगे, कॉम्प्लेक्स है, इंग्लिश में आप इसे देखें तो काफी आसान रहेगा। एल्ब्यूगो इज क्या है? एल्ब्यूगो तो ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन, दूसरा है इंट्रासेलुलर पैरासाइट, तीसरा है इंटरसेलुलर सैप्रोफाइट, और चौथा है फैकल्टेटिव इंटरसेलुलर पैरासाइट। तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प सही है, अभी पूरी बात मैं बताऊंगा आपको। ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन पहला विकल्प सही है। पहले आप 2 शब्दों में अंतर समझ लीजिए, बार बार लिखा गया, देखिए यहाँ पर इंट्रासेलुलर लिखा गया है और यहाँ पर इंटरसेलुलर लिखा गया है, फिर यहाँ पर इंटरसेलुलर लिखा गया है। तो क्या होता है इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर, पहले ये बात आप समझ लीजिए। तो देखिए ये कोशिकाएं हैं, ये किसी भी होस्ट की सेल हैं, यानी कि कोशिकाएं हैं जिस पर फंजाई बीमारी फैला सकते हैं या रह सकते हैं इन पर। तो देखिए अगर कोई फंजाई
इन कोशिकाओं के बीच में रह करके अपना भोजन प्राप्त करे, कोशिकाओं के बीच बीच में अपनी ब्रांच को भेजे, अपने हाइफा को भेजे, तो इसे कहते हैं इंटरसेलुलर। लेकिन अगर ऐसा हो कि इन कोशिकाओं के बीच बीच में न रह करके बल्कि एक कोशिका के ही बीच में रहे, तो इसे क्या कहेंगे? इंट्रासेलुलर। क्या कहेंगे? इंट्रासेलुलर। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि एल्ब्यूगो क्या है, यानी कि इंटरसेलुलर है या इंट्रासेलुलर है या पैथोजन है, पैरासाइट है, दो चीजें पूछा जा रहा है। तो यहां पर पहला विकल्प सही है, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन। ऑब्लिगेट का मतलब पूरी तरह से, इंटरसेलुलर का मतलब इन कोशिकाओं के बीच में रहता है, और पैथोजन का मतलब एक तरह का बीमारी फैलाने वाला एजेंट है, एक तरह का पैथोजन है। तो पहला विकल्प सही है। बाकी दूसरे में लिखा गया है इंट्रासेलुलर पैरासाइट, तो यह गलत है, इंट्रासेलुलर कर दिया गया है, कोशिकाओं के बीच में रहने के लिए बताया गया है, तो यह गलत है। इंटरसेलुलर सैप्रोफाइट, तो सैप्रोफाइट नहीं है। बाकी चौथा है फैकल्टेटिव इंटरसेलुलर पैरासाइट, तो यह फैकल्टेटिव नहीं है। अगर पूरे फंजाई की बात की जाती तो यह विकल्प सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर केवल एल्ब्यूगो की बात की जा रही है, तो एल्ब्यूगो फैकल्टेटिव नहीं है बल्कि ऑब्लिगेट पैथोजन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइकोराइजा प्रदर्शित करता है, यानी कि माइकोराइजा क्या प्रदर्शित करता है? तो पहला है एक कवक और जड़ की सहजीविता, दूसरा है माइकोप्लाज्मा और जड़ की परजीविता यानी कि पैरासाइट, पैरासाइटिज्म ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड रूट, और तीसरा विकल्प है माइकोप्लाज्मा और जड़ की सहजीविता। देखिए यहाँ पर लिखा गया है परजीविता, यहाँ पर लिखा गया है सहजीविता, यानी कि सिम्बियोसिस ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड रूट। और चौथा विकल्प है एक कवक और एक जड़ की अधिपादपता। अधिपादपता का मतलब एपिफाइटिज्म, यानी एक का दूसरे के ऊपर पाया जाना। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है कि यानी कि एक कवक और जड़ की सहजीविता। आपको बता दें जो बड़े कैटेगरी के पौधे होते हैं, हायर प्लांट, उच्च कैटेगरी के पौधे हैं, उनकी जड़ों में कवक पाए जाते हैं, और कवक और इन जड़ों को मिलाकर कहते हैं माइकोराइजा। यह एक कवक और जड़ की सहजीविता है। इसमें कवक क्या करते हैं कि जमीन से जो मिनरल न्यूट्रिएंट है वो ले करके पौधों को देते हैं, और बदले में पौधे जो पत्ती में भोजन बनाते हैं वे भोजन ये कवक भी लेते हैं। तो दोनों के बीच एक तरह की सहजीविता है, यानी कि सिम्बियासिस है। किसके बीच? तो रूट और कवक, यानी कि फंजाई, यानी कि एक कवक और जड़ की सहजीविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है, यानी जो कवकों में स्टोर फूड मटेरियल है वो क्या होता है, यानी रिजर्व फूड मटेरियल इन फंजाई इज। फंजाई में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? तो पहला है ग्लाइकोजन, दूसरा है मंड, तीसरा है सुक्रोज, चौथा है माल्टोज। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है ग्लाइकोजन, यानी जो कवकों में रिजर्व फूड मटेरियल होता है वह ग्लाइकोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है संघ कवक की लाक्षणिक विशेषता है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम फंजाई। पहला है इट इज ए ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये तो पूरी तरह से गलत हो गया क्योंकि फंजाई प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। बी वाले में लिखा गया है इट इज ए ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक तो सही है। बाकी इसके बाद देखिए क्या लिखा है, विथ इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि इंजेस्टिव का मतलब है भोजन को निगल करके खाते हैं, तब तो ये गलत हो गया क्योंकि भोजन को ये निगलते नहीं हैं, तो बी वाला भी गलत हो गया। सी वाला देखते हैं, इट इज ए ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म with absorptive मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके लेते हैं, और यूकैरियोटिक भी लिखा गया है, एब्जॉर्ब करने की भी बात की गई है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी चौथा क्या था? तो इट इज ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक, यहाँ तक तो सही है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, तो देखिए कवक ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, यानी जो फंजाई होते हैं वह हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक सदैव हैं, यानी कि कवक हमेशा क्या होते हैं? तो पहला है विविध पोषी, विविध पोषी का मतलब हेटेरोट्रॉफिक, दूसरा है स्वपोषी, तीसरा है मृतोपजीवी, चौथा है परजीवी। तो दोस्तों आपको बता दें कि कवक विविध पोषी होते हैं, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक, यहाँ पर हेटेरोफाइट लिख दिया गया है, यहाँ पर हेटेरोट्रॉफिक होना चाहिए। तो कवक जो होते हैं वह विविध पोषी यानी कि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि इनके कोशिकाओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, या स्वयं अपने भोजन को नहीं बना सकते हैं, दूसरे प्राणियों पर
निर्भर रहते हैं। तो स्वपोषी तो नहीं होते हैं, विकल्प तो गलत है, बाकी ए वाला सही है। आप सोच रहे होंगे कि मृतोपजीवी भी तो होते हैं, तो मृतोपजीवी भी होते हैं लेकिन केवल मृतोपजीवी नहीं होते हैं, और परजीवी भी होते हैं लेकिन केवल परजीवी नहीं होते हैं। तो अगर विविध पोषी कह दिया जाए तो यहाँ सबसे सही होगा, तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आशा करते हैं कि सभी सवालों के जवाब और पूरा उनका विस्तार भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।